वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इजी भी है और आराम से इन सारी चीज़ों को समझेंगे। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है हायर परचेज सिस्टम, या इसी को हम लोग कहते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हायर परचेज होता क्या है, क्या उसके फीचर्स हैं, कैसे वो क्रेडिट सेल से डिफरेंट है, जर्नल एंट्रीज क्या क्या है हायर परचेज सिस्टम के अंदर में, और कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस के साथ हम इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हायर परचेज की दुनिया में हम लोग चलते हैं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग आइए समझते कि हायर परचेज होता क्या है। ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति है, ओनर है, और उसके पास टीवी की शॉप है। ये उसकी टीवी की शॉप है, इसमें कई ढेर सारी टीवी रखी है। ठीक है, टीवी की शॉप है। एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे टीवी दे दो। ये कहता है ठीक है। एक टीवी की दाम कितनी है? एक टेलीविजन की दाम जो है वो है 35,000। ये है इसकी कैश प्राइस। क्या है? कैश प्राइस। यानी कि ये व्यक्ति इस टीवी को इस व्यक्ति मांगने आता है और इस व्यक्ति से बोलता है कि ये टीवी कितने की है? 35,000 की है। ओके, देन और वो इस टीवी को इसको सेल कर देता है। क्या कर देता है? सेल कर देता है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद एक और व्यक्ति आता है। ठीक है, वो भी कहता है कि ये टीवी कितने की है? ये बोलता है 35,000 की, लेकिन ये कहता है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है। इसने उसको तुरंत कैश दे दिया, कैश सेल हो गई। ये व्यक्ति ने बोला मेरे पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन मैं 1 से 2 महीने के अंदर में आपका पेमेंट कर दूंगा। तो इसने इस व्यक्ति को 2 महीने या 1 महीने का समय दे दिया। तो जब ये सेल होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल। यही तो आज तक आप शायद पढ़े होगे, एक कैश सेल पढ़े होगे और एक क्या पढ़े होगे? क्रेडिट सेल। दोनों ही केस में इसने इस टीवी को कितने बेचा? 35,000 में। अब मजेदार केस आता है। एक व्यक्ति और आता है, कहता है साहब मुझे भी टीवी चाहिए। इसने बोला ले जाओ, 35,000 दो, या तो कैश में ले जाओ। 35,000 अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 महीने बाद आकर के दे देना। लेकिन ये बोला कि नहीं, मुझे देने में थोड़ा और टाइम लग सकता है, मैं आपका पैसा दूंगा धीरे 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 धीरे। 3 साल नहीं, 4 साल में मैं आपका पैसा दे दूंगा। 4 साल में मैं आपका पैसा दे दूंगा। इसने बोला कि इतना साल का समय तो हम नहीं दे सकते हैं। तो बोला कि मैं आपसे टीवी लूंगा उधार पे, लेकिन मैं पैसा कितने इंस्टॉलमेंट में, कितने साल में दूंगा? 4 साल में। इसने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम 4 साल में देना चाहते हो 4 साल में दो, लेकिन तुम हर साल मुझे दोगे 10,000 रुपए। तुम हर साल मुझे कितना दोगे? 10,000। इसने बोला कि ठीक है, मैं 10,000 आपको दे दूंगा। 10,000 तुम दोगे 1 साल, 10,000 तुम दोगे 2 साल, 10,000 तुम दोगे तीसरे साल, और 10,000 तुम दोगे चौथे साल। इसने बोला अरे अरे रुको, टीवी तुम्हारी है 35,000 की, मैं 4 बार में दूंगा तो मैं तो तुमको कितना पे कर दूंगा फिर? 40,000। ये व्यक्ति ने बोला कि तुम तो मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुमने बोला 4 साल में दो, और अगर मैं हर साल 10,000 दूंगा तो मैं तुमको कितना दूंगा? 40,000। इसने बोला तो तुम 40,000 तुमको देना होगा। तो इसने बोला साहब अगर मैं 40,000 दूंगा, बाकी लोग तो 35,000 दे रहे हैं। तो इसने बोला कि ये लोग मुझे तुरंत पैसे भी तो दे रहे हैं।
अगर मैं तुमको ना दूं, इनको दूं, तो इनसे मुझे पैसे तुरंत मिल जाएंगे। तुम मेरा पैसा 4 साल तक फंसा रहे हो। यही पैसा अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं तुमको क्यों दूं 4 साल का समय? तो इसने बोला बात तो सही है, एक काम कीजिए, आप मुझे 4 साल में ही दे दीजिए और मैं आपको 40,000 दूंगा। इसका मतलब कि ये व्यक्ति इसको 4 साल में पैसा देगा, हर साल 10-10 हजार। कितने बार में? 4 बार में, यानी कि टोटल कितना देगा? 40,000। 35,000 की कैश प्राइस थी, वो कितना पे कर रहा है? 40,000। और ये जो अमाउंट होता है 40,000 का, इसी को हम कहते हैं हायर परचेज प्राइस। क्या बोलते हैं? हायर परचेज प्राइस। इसका मतलब कि हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है? हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। क्योंकि ये इसको और किस बात का ज्यादा मांग रहा है? ये 5,000 जो इससे ज्यादा मांग रहा है वो किसका मांग रहा है? इंटरेस्ट का। इट मीन्स 35,000 प्लस 5,000 विच मीन 40,000। आगे बात समझ में? ठीक है। अच्छा, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने एसेट को देता है और कहता है कि तुम धीरे धीरे 4 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके मेरा पैसा दे दो, तो ऐसे किसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? हायर परचेज सिस्टम। क्लियर हुआ? फिर समझते हैं। अगर एक व्यक्ति किसी को सेल करता है, तुरंत पैसा मिलता है, उसको हम कहते हैं कैश सेल। एक व्यक्ति किसी को उधार पे सामान बेचता और बोलता है 1 महीने का समय लो, 2 महीने का समय लो, लेकिन मुझे पैसा दे देना, उसको हम कहते हैं क्रेडिट सेल। एक व्यक्ति जो सामान देता और बोलता है कि तुम धीरे धीरे 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे कुछ कुछ करके पैसा दे देना, ऐसे किसी सिस्टम को हम कहते हैं हायर परचेज सिस्टम। इतनी बात समझ में आई? हां सर। यानी कि हायर परचेज सिस्टम इज एन एग्रीमेंट। ये क्या होता है? एग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 पर्सन। बिटवीन 2 पर्सन। कौन कौन? एक होगा हायर वेंडर और एक होगा हायर परचेजर। इसको हम कहते हैं हायर वेंडर और इसको हम कहते हैं हायर परचेजर। ठीक है। ये एक एग्रीमेंट होता है हायर वेंडर एंड हायर परचेज का, जिसमें हायर वेंडर ऑफर्स अ प्रोडक्ट टू हायर परचेजर या हायर परचेजर परचेजिंग एन एसेट फ्रॉम हायर वेंडर ऑन अ कंडीशन दैट द परचेजर विल पे द अमाउंट। या हम कह सकते हैं द परचेजर विल पे द हायर परचेज प्राइस in few installments, या in number of installments। इतनी बात समझ में आई? यानी कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एक ऐसा एग्रीमेंट होता है हायर वेंडर और हायर परचेजर के बीच में, जिसमें एसेट जो है हम तुरंत दे देते हैं यूज करने के लिए, और उसका पेमेंट आप किस में करते हो? इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है सर। अब मामला फंसता है जब कभी भी हम किसी चीज को सेल करते हैं तो वहां पे होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी को सामान सेल करता है तो वहां पे होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि मेरी टाइटल ऑफ गुड्स जो ओनरशिप है वो आपके पास क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। कैश सेल के केस में क्या होता है? जैसे ही हायर वेंडर ने इसको सेल किया, पहले मालिक ये था, अब मालिक कौन हो गया? ये हो गया। इट मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ रिस्क। आ रही बात समझ में? जैसे ही क्रेडिट सेल हुआ, इस केस में भी यहां से जो ओनरशिप थी वो किसके पास आ गई? इनके पास आ गई। जैसे ही उसने क्रेडिट पे सेल किया, पैसा अभी मिला नहीं है, पैसा सिर्फ इसमें मिला, इसमें तो अभी पैसा मिला नहीं है, बट फिर भी क्रेडिट सेल में हम कहते हैं कि पैसा ये दे देगा।
और यहां पे भी हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तुरंत कर देते हैं, यानी कि ये मालिक बन चुका है। लेकिन जब हम बात करते हैं हायर परचेज सिस्टम की, तो वहां पे जब तक ये लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देगा तब तक मालिक कौन रहेगा? हायर वेंडर ही रहेगा। आ रही है बात समझ में? फिर सुन लो, इसने टेलीविजन दे दिया इसको हायर परचेज सिस्टम में के बेसिस पे और इसने सिर्फ 10,000 रुपए ही पे किए हैं, तब तक उसका ओनर ये नहीं होगा, बल्कि अभी भी कौन रहेगा? यही रहेगा। इसने दूसरी पे कर दी तब भी कौन ओनर होगा? यही रहेगा। जब तक कि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता है तब तक कौन ओनर रहेगा? हायर वेंडर ही ओनर रहेगा। इसका मतलब कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हायर परचेज में जब लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगी तब होगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। नेक्स्ट चीज, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। और पोजीशन किसके पास रहेगा? सर ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने गुड्स इसको दिया यूज करने को, तो जो पोजीशन है यानी कि जिसके हाथ में गुड्स होगा वो हायर वेंडर के पास से तुरंत किसके पास रहेगा? हायर परचेजर के पास। ठीक है, तो बाकी दोनों केसेस में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोजीशन भी हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी हो जाता है। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोजीशन तो हो जाता है लेकिन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगा? फ्रॉम द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। क्लियर हो गया? तो बेसिकली अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो आप लिख सकते हो बिल्कुल शॉर्ट में। आई गेस इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी कि हायर परचेज सिस्टम होता क्या है। हायर परचेज सिस्टम इज एन एग्रीमेंट, आप लिखना चाहो तो लिख लो। हायर परचेज is an agreement between hire vendor and hire purchaser, in which hire vendor transfer the possession to the hire purchaser immediately, but the ownership is transferred after the payment of last installment। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, याद रखना, जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है उसी के समय रिस्क भी क्या होता है? ट्रांसफर होता है। इसका मतलब कि इस केस में जो रिस्क भी होगा वो भी कब ट्रांसफर होगा? आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी तभी क्या होगा? रिस्क भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, कैश प्राइस क्लियर हो गई। कैश प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे सामान को सेल करता है वो इंसान, किसी को भी कैश सेल करता है, क्रेडिट सेल करता है, वो क्या होती है? कैश प्राइस। एंड व्हाट इज हायर परचेज प्राइस? व्हेन इंटरेस्ट इज एडेड इन कैश प्राइस देन इट बिकम्स हायर परचेज प्राइस। और ऑब्वियस सी बात है, ये बंदा उससे पूछेगा कि मैं तुमको क्यों दूं 35,000 का, जब तुम 4 साल बाद मुझे पैसा दोगे। मैं जो 35,000 का तुमको क्यों दूं, जब मैं आज के रेट में इसको सेल करूं तो मुझे 35,000 मिल जाएगा। तो अगर वो इंसान कहता है कि नहीं 4 साल में पेमेंट करो, इट मींस सिंपल सी बात है कि वो उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। चलिए, कुछ साइलेंट फीचर्स भी हैं हायर परचेज के, देख लेते हैं हम लोग हायर परचेज के फीचर्स। ठीक है, चलिए। ओके, तो हायर परचेज एग्रीमेंट या हायर परचेज सिस्टम के बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लो आप, कि हायर परचेज सिस्टम इज अ सिस्टम अंडर विच एन असेट्स और गुड्स इज डिलीवर्ड टू अ पर्सन। पता होगा, एक आदमी से दूसरे आदमी तक हम क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। नोन एज हायर परचेजर, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? हायर परचेज। जिसको मैं गुड्स डिलीवर कर रहा हूं वो क्या कहलाता है? हायर परचेजर। बाय द ओनर ऑफ गुड्स, किसके द्वारा? ओनर ऑफ द गुड्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं? हायर वेंडर। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे एसेट या गुड्स जो है वो
डिलीवर होता है हायर परचेजर के पास, किसके पास से? ओनर ऑफ द गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट। किस एग्रीमेंट में होगा? अंडर एन एग्रीमेंट टू पे द हायर परचेज प्राइस। और तुम लोग को पता है कि अभी हमने जस्ट बताया हायर परचेज प्राइस क्या होता है? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। यानी कि हायर वेंडर को ये हायर परचेजर प्रॉमिस करता है, एग्रीमेंट करता है कि मैं आपको हायर परचेज प्राइस क्या कर दूंगा? पे कर दूंगा ऑन अ फिक्स पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट। किसके बेसिस पे? एक फिक्स इंस्टॉलमेंट हम क्या करेंगे? बनाएंगे। आपको याद होगा 35,000 की कैश प्राइस थी, 5,000 का इंटरेस्ट था, तो हायर परचेज प्राइस कितनी हुई? 40,000। ये 40,000 उसने बोला कि मैं हर पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट जो कि फिक्स होगा 10,000, तो मैं 10,000 के इंस्टॉलमेंट में आपका पैसा पे कर दूंगा। अच्छा, द ओनरशिप रिमेन्स विद द हायर वेंडर। ओनरशिप किसके पास रहती है? हायर वेंडर के ही पास रहती है। कब तक रहती है? अनलेस एंड अनटिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड बाय द हायर परचेजर। आई होप अब आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया। फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स हमारे पास है, इट इज अ क्रेडिट परचेज। ऑब्वियस ये बात है कि यहां पे आदमी परचेज कर रहा है किस पे बेसिस पे? क्रेडिट बेसिस पे। ठीक। गुड्स आर डिलीवर्ड टू बायर। गुड्स किसके पास डिलीवर हो जाता है? बायर के पास हो जाता है। परचेज प्राइस इज पेड इन इंस्टॉलमेंट। परचेज प्राइस किस में पे होता है? इंस्टॉलमेंट पे। 40,000 हमें पे करना था, जिसको मैंने 10,000 के 4 इंस्टॉलमेंट में क्या कर दिया? पे कर दिया। Buyer has a right to use these goods. Buyer has a right to use these goods. उसके पास ये अधिकार दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर मैंने कोई गुड्स ले लिया है हायर परचेज सिस्टम पे, तो मुझे ये अधिकार दिया गया है, मुझे ये राइट दी गई है कि मैं उसका अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता हूं। सर इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। मैंने कहा देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनना। सोचो कि भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है और मैंने ये टीवी मंगवाया किस पे? हायर परचेज सिस्टम पे। हायर परचेज सिस्टम पे, ठीक। और जैसे ही मैच शुरू होने वाला था, ओनर आके बोला कि तुम ये टीवी नहीं देख सकते। हायर परचेजर को बोला जैसे ही मैच शुरू होने वाला था कि तुम ये टीवी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे पैसा नहीं दिया है। यू आर नॉट द ओनर, तो तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है कि तुम इसको यूज कर सको। अब सोचो उस व्यक्ति को, जो हायर परचेजर को, कितना खराब लगेगा कि यार मैंने तो टीवी ले ली थी हायर परचेज सिस्टम पे, अब ये मुझे मना करे कि तुम टीवी नहीं देख सकते हो। इसीलिए साफ साफ ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने हिसाब से उस गुड्स को क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। उस पर कोई रोक टोक नहीं है। ठीक। तो ये बायर को अधिकार दिया गया कि भले तुमने पैसा नहीं दिया है अभी, भले तुम्हारा इंस्टॉलमेंट अभी ड्यू है, फिर भी तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम उस एसेट्स को यूज कर सकते हो। सेलर रिमेन्स द ओनर अंटिल द लास्ट पेमेंट। पता ही है सेलर कब तक लोग ओनर रहता है? जब तक कि उसका लास्ट पेमेंट ना हो जाए। ड्यूटी ऑफ हायरर टू कीप द गुड्स इन गुड कंडीशन। हायरर, हायरर कौन होता है? हायरर वो व्यक्ति होता है जो गुड्स को हायर किया होता है। हायरर वो व्यक्ति होता है जो हायर परचेजर होता है। हायर परचेजर वो व्यक्ति होता है जो गुड्स को परचेज किया होता है। काम खत्म। यानी कि हायरर कौन सा व्यक्ति है? अगर हायर परचेजर है तो वही हायरर कहलाएगा। अब इस केस में हायर परचेजर ने टीवी खरीदी है तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये इसकी ड्यूटी बनती है कि टीवी को बड़े ही सजा करके संवार के रखो, संभाल के रखो। ये तुम इसके ओनर नहीं हो, मालिक नहीं हो, फिर भी तुम इसका मिसयूज मत करना, इसको संभाल करके रखना। अब सोचो, ये सोचे कि अरे भैया ओनर से लिए है और लगा टीवी को पटकने, रोज तोड़ देगा, कहेगा अच्छा बढ़िया है, अभी तो हम केवल 10,000 दिए थे, टीवी कितने की थी? 40,000 की थी, लगा पटकने इसको। क्यों? क्योंकि कहता है हम तो खाली 10,000 दिए हैं, हम इसके मालिक भी नहीं हैं। अगर ये टीवी को लगे पटकने तोड़ने तो ऐसा नहीं कर सकता है। ये इसकी ड्यूटी बनती है, ये इसका हायर परचेजर का ये ड्यूटी बनता है कि उसको संभाल करके रखे, उसको अच्छे कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में रखे, जब तक कि वो ओनर नहीं बन जाता है। मालिक अगर ये बन जाता है तो उसको जो मन में आए वो करे।
ठीक है, जब तक ये मालिक नहीं है, जब तक ये ओनर नहीं बन जाता है, जब तक ये इंस्टॉलमेंट पे है, तब तक ये इसकी ड्यूटी बनती है कि गुड्स को सही कंडीशन में रखे। ओनर की क्या ड्यूटी है? ओनर की ये ड्यूटी बनती है कि अगर इसमें कोई भी खराबी आती है, टीवी में या असेट में अगर किसी तरह की खराबी आती है, तो ये मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या कर दे, नॉर्मल रिपेयर करवा दे। ठीक, ये उसकी ड्यूटी बनती है। अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एकदम ध्यान से। एक व्यक्ति है हायर वेंडर, ध्यान से मेरी बात, क्वेश्चन को सुनना। एक व्यक्ति है हायर वेंडर और एक व्यक्ति है हायर परचेजर। ठीक है, ओके सर। इस व्यक्ति ने इसको एक एसेट दिया, मान लेते कार दिया, चलो बेटा कार ले लो। ठीक, ये इसको इसने कार दे दिया हायर परचेज सिस्टम पे, और बोला कि ये 2 लाख की कार है, हायर परचेज प्राइस कितनी है, 2 लाख है, और तुम इसको 4 इंस्टॉलमेंट 50-50 हजार के दे देना। 50-50 हजार के 4 इंस्टॉलमेंट में तुम मुझे पैसा दे देना। और ये इंस्टॉलमेंट शुरू हो गया, पहला उसने दे दिया, दूसरा उसने दे दिया, तीसरा उसने दे दिया, और चौथा भी इसने अगर दे दिया, तो 4 इंस्टॉलमेंट हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 3 इंस्टॉलमेंट के बाद से इसने बढ़िया से इसको यूज कर लिया, खूब चला लिया, शादी उदी में सब घूम लिया, एकदम टायर और सब पंचर खराब। अब ये आके कह रहा है कि मैं ये एग्रीमेंट तोड़ना चाहता हूं। हायर परचेजर आगे कहता है कि मैं इस एग्रीमेंट को तोड़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टर्मिनेट दिस अग्रीमेंट। ये व्यक्ति ये हायर परचेजर आकर के कहता है किससे, हायर वेंडर से, मैं ये अग्रीमेंट टर्मिनेट करना चाहता हूं, मैं अब ये एग्रीमेंट नहीं रख सकता हूं और मैं ये एग्रीमेंट तोड़ रहा हूं। 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद, या हो सकता है उसने 2 ही इंस्टॉलमेंट बस दी है, पहली और दूसरी दोनों नहीं दी है। क्या ये व्यक्ति इस एग्रीमेंट को तोड़ सकता है? क्या ये व्यक्ति कह सकता है कि ये लो पकड़ो अपना असेट, ये लो अपनी कार। अब सोचो कार में क्या है, ऊपर का सब गायब हो गया है, ये लो अपनी कार ले जाओ, मुझे एग्रीमेंट टर्मिनेट करना है। क्या ये व्यक्ति टर्मिनेट कर सकता है एग्रीमेंट? बोलो, क्या ये व्यक्ति टर्मिनेट कर सकता है एग्रीमेंट? बिल्कुल सही जवाब। ये व्यक्ति जो है, इसको ये अधिकार दिया गया है। ओ माय गॉड सर, क्या इसको अधिकार दिया गया है? बिल्कुल अधिकार दिया है कि तुम कभी भी एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हो। तुम कभी भी एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हो। क्लियर हुआ? इसका मतलब कि चाहे तो वो यहां भी टर्मिनेट कर दे, यहां भी टर्मिनेट कर दे, कहे कि ये लो अपनी कार लो और हम अब तुम्हारे साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे, अब हमको तुम्हारे साथ कोई मतलब नहीं है। यस सर, बिल्कुल कर सकता है, ये कभी भी एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। मतलब कि सर, इसने कार ली 2 लाख की, कार की बुरी स्थिति कर दी, टायर और सब तोड़ ताड़ के इसको वापस दे दिया, और ये व्यक्ति ने सिर्फ 50,000 का एक इंस्टॉलमेंट दिया था और 50,000 का एक इंस्टॉलमेंट दिया था। इस व्यक्ति ने सिर्फ 1 लाख दिया, गाड़ी पूरी अच्छी से चला ली, तोड़ फोड़ दिया, और अब कह रहा है कि मैं एग्रीमेंट टर्मिनेट करना चाहता हूं। क्या ये कर सकता है? द आंसर इज यस, वो कर सकता है। सर, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, गाड़ी पूरी टूट गई, सब कुछ खत्म हो गया, और ये कह रहा है एग्रीमेंट टर्मिनेट करो। अब बताओ ये व्यक्ति क्या करेगा? ये व्यक्ति करेगा इसके ऊपर केस। क्या करेगा? ये व्यक्ति करेगा इसके ऊपर केस, फाइल करेगा और कहेगा बेटा डैमेज दो। क्या दो? डैमेज दो। यानी कि ये व्यक्ति इससे टर्मिनेट कर लेगा कॉन्ट्रैक्ट और बोलेगा क्या दो?
डैमेज दो, और ये व्यक्ति उसको क्या देगा, ये व्यक्ति उससे डैमेज क्लेम कर सकता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जरूर, ये एग्रीमेंट जरूर ये टर्मिनेट कर सकता है, बट ही हैव्स टू बियर द डैमेज। क्लियर हो गया? ओके, इट मींस हायर परचेजर हैज अ राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट द एग्रीमेंट एनी टाइम बिफोर द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। अब पढ़े, हायरर यानी कि हायर परचेजर हैज द राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम। उल्टा, क्या ये व्यक्ति कभी भी एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकता है? ये देख रहा है इसकी गाड़ी टूट फूट रही है, क्या ये एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकता है? द आंसर इज वेरी वेरी गुड, नो। ही हैज नॉट द राइट टू टर्मिनेट दी अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं कर सकता है। ये टर्मिनेट एग्रीमेंट तभी कर सकता है जब वेयर देयर इज अ डिफॉल्ट इन पेमेंट, यानी कि अगर ये व्यक्ति सही समय पे इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है, अगर ये व्यक्ति सही समय पे इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहा है अपना, तो उस केस में ये व्यक्ति क्या कर सकता है, एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। और असेट को भी रिपर्चेस कर सकता है, यानी कि असेट को भी वापस ले सकता है। सर समझ में नहीं आया, क्विक एक बार रिवीजन कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, इस व्यक्ति ने इसको 2 लाख की कार दी, इसने 2 इंस्टॉलमेंट पे किया, तीसरा कह रहा है कि मैं नहीं दे पाऊंगा, क्यों? क्योंकि कोरोना आ गया, मेरी नौकरी चली गई, लॉकडाउन में मेरा सब कुछ बिक गया, अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपका पैसा नहीं दे पाऊंगा। इस व्यक्ति ने बोला कोई बात नहीं, अब तुम एक काम करो, गाड़ी वापस कर दो मुझे और एग्रीमेंट क्या करो, टर्मिनेट कर दो। यानी कि जब तक ये डिफॉल्ट इन पेमेंट नहीं करेगा तब तक ये एग्रीमेंट को टर्मिनेट नहीं कर सकता है। इज इट क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ हायर परचेज। दिस वाज द डेफिनेशन, दिस वाज द कंसेप्चुअल पार्ट एंड दिस वाज योर फीचर्स। ठीक, एक छोटू सा टॉपिक और है आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में, देन वी विल गो टू जनरल एंट्रीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज एंड क्रेडिट सिस्टम? सो आप लोग के स्क्रीन पे एक छोटा सा दिख रहा होगा डिस्टिंक्शन बिटवीन हायर परचेज एंड क्रेडिट सेल। सो आइए एक बार जरा उसको भी फटाक से क्लियर कर लेते हैं। आई होप आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बेसिस ऑफ डिफरेंस में पहला बोला ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड आफ्टर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट अंडर हायर परचेज सिस्टम। इज इट क्लियर? बिल्कुल सर। हायर परचेज के केस में क्या होता है, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्रेडिट सेल, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था भाई। हायर परचेज में क्या होता है, हायर परचेज में सिंपल है कि जैसे ही मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया ओनरशिप आ जाएगी। क्रेडिट सेल में क्या होता है, जैसे ही मैंने उधार में सामान बेचा हो गया। ठीक, मेथड ऑफ पेमेंट, पर पेमेंट ऑफ प्राइस इज ऑलवेज मेड बाय इंस्टॉलमेंट। उसमें इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे होता है और उसमें कैश भी हो सकता है या फिर क्रेडिट पे भी हो सकता है। मतलब उसमें जैसा भी, सॉरी कैश कह रहे, जो पेमेंट ऑफ प्राइस होगा वो लमसम होता है या फिर जैसा एग्रीमेंट बनेगा उसके हिसाब से। राइट ऑफ रिटर्न्स ऑफ गुड्स, अगर पेमेंट होता है, डिफॉल्ट इन पेमेंट होता है हायर परचेज के केस में, अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया था कि जब हायर परचेज उसका पैसा देने से मना कर देता है तो उस केस में हायर वेंडर जो है वो कहता है बेटा इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हो ना, चुपचाप से मेरा एसेट वापस कर दो। यानी कि उस केस में वो एसेट वापस ले सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रेडिट सेल की तो उसमें वो उससे एसेट नहीं वापस ले सकता। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट सेल में क्या होता है, जैसे ही मैं सेल करता हूं क्रेडिट सेल, इसका मतलब ओनरशिप भी चला गया और राइट भी चला गया, अधिकार भी चला गया, सब कुछ चला गया। अब मैं उससे गुड्स नहीं वापस ले सकता हूं, हाँ मैं उससे डैमेज क्लेम कर सकता हूं। बेटर टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं फिर आपको मैं समझा दूंगा अभी। If buyer sells the goods before payment of the last installment, this new buyer does not get better title than the purchaser under credit purchase. Okay.
If buyer sells goods before payment of full purchase price, the new buyer get better title than the higher purchaser. Okay. सर कुछ समझ में नहीं आया क्या डेफिनेशन है, तो अब मेरी क्या डिफरेंस है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। कह रहा है बेटर टाइटल, बेटर टाइटल, बेटर टाइटल क्या होता है, देखो ना कितना मजेदार है। ये व्यक्ति है हायर वेंडर, ओके सर ये हायर वेंडर है, और ये व्यक्ति है हायर परचेजर, ये व्यक्ति क्या है हायर परचेजर, ओके। इस व्यक्ति ने इसको दिया 40,000 का एक टीवी और बोला 4 इंस्टॉलमेंट में दे देना, इसने बोला ओके मैं 4 इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। पहला इंस्टॉलमेंट इसने दे दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट इसने दे दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके पास ओनरशिप कब आएगी, जस्ट टेल मी, फटाक से एकदम फट 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 बताओ, इसके पास ओनरशिप कब आएगी। वेरी वेरी गुड सर, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे आएगी। जब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तब ये क्या बनेगा ओनर, तब ये क्या बनेगा ओनर, वेरी गुड। इसके पास पोजेशन कब आएगा, इसके पास टीवी कब आएगा, इसके पास टीवी आ जाएगा सर, वेरी वेरी गुड, पहले इंस्टॉलमेंट पे। जैसे ही ये एग्रीमेंट करेगा पोजेशन तो ट्रांसफर हो जाएगा, बट ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट करेगा। अब ये इतना चालू आदमी, इतना चालू आदमी कि इसने 2 इंस्टॉलमेंट के बाद से ही टीवी किसी और को बेच दी। देखो जरा देखो, 2 इंस्टॉलमेंट के बाद से ही इसने टीवी किसी और आदमी को दे दी, सेल कर दी। मान लेते हैं ये था ए, ये था बी और ये था सी। अब इसको उसने टीवी बेच दी। जल्दी से बताओ मालिक कौन, फटाक से जल्दी से बताओ। इस केस में 2 इंस्टॉलमेंट पे हुआ है, ए ने बी को सामान हायर परचेज पे दिया और बी ने सी को सेल कर दिया। जल्दी से बताओ मालिक कौन, मालिक कौन, मालिक कौन, वेरी वेरी गुड, मालिक सी। मालिक क्या हो, कौन होगा सी। अरे नहीं सर आप तो सब गड़बड़ कर दिए, सी कहां से होगा मालिक, मालिक अभी भी कौन रहेगा ए ही रहेगा। वेरी वेरी गुड सर, अब कुछ समझ में आ रहा है। हायर परचेज के केस में क्या होता है, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाता है तब तक यही मालिक रहता है। अब इसने इसको हायर परचेज पे दिया और इसने इसको सेल कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि यहां सेल हुआ है तो ये मालिक हो गया। मालिक अभी भी कौन रहेगा, यस हायर वेंडर विल बी द मालिक। ओनरशिप इसी के पास रहेगी जब तक कि चौथा इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाता है। सर 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 क्रेडिट सेल में क्या होगा, क्रेडिट सेल के केस में क्या होता है, ए ने बी को सामान बेचा और बोला बेटा 2 महीने बाद पैसा दे देना। तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही क्रेडिट सेल हुआ मालिक यहां से कौन बन गया, ये बन गया। और जब ये मालिक बन गया तो अगर ये इसको उधार पे भी सामान बेच दे तो इसका मतलब कि जब ये मालिक था तो अब ये मालिक इसको भी बना सकता है, यानी कि क्रेडिट सेल के केस में ये मालिक हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो हायर परचेज के केस में बेटर टाइटल किसके पास होती है, उसके पास ही होती है, इसके पास बेटर टाइटल नहीं होती है। लेकिन क्रेडिट सेल केस में ही हैज बेटर टाइटल, उसके पास बेटर टाइटल हो जाती है। अब वो पॉइंट एक बार और पढ़िएगा आप लोग, और मेरे ख्याल से इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया हमारा फिनिश। व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम, व्हाट आर द फीचर्स एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम द क्रेडिट सेल सिस्टम। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री के बारे में देखेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में देखेंगे, हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर में कैसे उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन डील करते हैं उसके बारे में लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।